तो अभी तक जो हम लोग आज तक क्लास किए हैं, उसके बाद हम लोग इतना दिन से जो पढ़ाई कर रहे थे, उसमें हम लोग देखे होंगे कि एक वर्ड बार बार आता है, जिसका नाम था क्या? कंपोजिशन स्कीम। तो आज पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास जो है उसी पे चलेगा, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा सारे जगह से ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा सब जगह से ले लेंगे, क्योंकि उसके लिए ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब कंपोजिशन स्कीम पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज थोड़ा क्लियर होना चाहिए। हालांकि जितना कुछ अभी बताएंगे ये सब कुछ ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बस ओवरव्यू, ठीक है, कि इसमें क्या क्या आपको जानना थोड़ा, मतलब थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी किस चीज का? सीजीएसटी एक्ट का, या जो भी प्रकार का एक्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी, जीएसटी और आईजीएसटी एक्ट। तो बोलता है कि ये किस तरीका से अप्लाई होगा स्टेट ऑफ इंडिया में। अगर ये स्टेट्स ऑफ इंडिया का है तो उसमें इंटर स्टेट टैक्स अप्लाई होगा और इंटर स्टेट टैक्स अप्लाई होगा, दोनों का दोनों होगा, ऑब्वियस सा बात है। यूनियन टेरिटरी के केस में, यूनियन टेरिटरी के केस में ये दोनों भी अप्लाई होगा और ये भी होगा। अगर यूनियन टेरिटरी नहीं है तो ये और ये अप्लाई होगा और ये अप्लाई होगा, ऑब्वियस सा बात है। हम्म कुछ भी नया नहीं है इसमें, नॉर्मल सा कहानी है ना, कि अगर अगर विद इन द स्टेट किसी में अगर टैक्स देखना है कैसे चार्ज किया जाता है, तो भाई सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। यूनियन टेरिटरी के केस में सीजीएसटी, यूटी, जीएसटी और आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। अगर कोई ऐसा जगह है जो कि इन दोनों के केस में नहीं आ रहा है, तो उस केस में ये तीनों चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब, लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी। लेवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ, और आईजीएसटी, सॉरी, सीजीएसटी कहाँ चार्ज किया जाता है? इंटर स्टेट पे। आईजीएसटी कहाँ चार्ज किया जाता है? इंटर स्टेट पे। नॉर्मल सा चीज है, याद ही होगा। हम्म कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट कौन करता है? जो भी टैक्सेबल पर्सन है वो करता है। और पे कौन करता है? वही खुद। उसके बाद सप्लाई आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को निकाला गया है, जिसमें से क्या था? एक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो भी है अभी अंडर जीएसटी के अंदर नहीं आता है, उसको क्या बताते हैं? वो अभी एक्साइज के अंदर ही है, ठीक है। जब पढ़ाए थे तुम लोगों को, कोई चैप्टर पढ़ाते तो उसमें तुम लोग को बताए हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, रेट्स, रेट्स के बारे में अभी नहीं बताया है, लेकिन ये जान लो कि जो रेट्स है गवर्नमेंट का, वो मैक्सिमम 40% चार्ज किया जाता है, ठीक है। 20% अंडर सीजीएसटी और 20% अंडर एसजीएसटी, और पूरा का पूरा अगर आईजीएसटी में चार्ज हो रहा है तो 40%, वो मैक्सिमम रेट है, ठीक है। अभी 40% से ऊपर कोई टैक्स रेट नहीं चार्ज किया जाता है अंडर किसी भी, मतलब इस जीएसटी के अंदर, ठीक है। उसी तरह से जिस प्रकार से ये बताया कि वैल्यू ऑफ, किधर गया, और वैल्यू ऑफ लेवाई, एक चीज छूट गया था शायद, ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 कैलकुलेट, जितना भी हम लोग इसके पहले जो क्लास किए थे वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो उसमें यही हम लोग सारा का सारा क्लास किए, पूरा का पूरा। इसके पहले वाला 2 क्लास पूरा का पूरा इस पे हो चुका है। वैल्यू ऑफ लेवाई कैसे लेना है, और जैसा भी बताया कि अगर ये एक्सक्लूडेड है, उसी तरह से सप्लाईज विच टैक्स वुड बी लेवाइड विथ इफेक्ट फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट, मतलब कि ये लोग अभी बाहर है, लेकिन बाद में जाकर के क्या होगा, इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा जब गवर्नमेंट उसको नोटिफाइड करेगी। कौन सा? क्रूड ऑयल, डीजल ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड टर्बाइन फ्यूल, जो कि एविएशन में यूज होता है, यानी कि फ्लाइट सर्विस में, सही है। आगे टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्जेस, इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा ज्ञान ले चुके हैं। आरसीएम के बारे में कोई भी चीज इसमें एक्स्ट्रा हमको नहीं लगता है बताने का जरूरत है। आरसीएम के केस में नहीं, आरसीएम का केस जिसमें कि नहीं, लास्ट में ये नहीं था, ये तुमको पहले ही बताया जा चुका है, ये सारा कुछ बस एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ये सब चीज वापस आएगा, तो ये सब चीज याद है ना, रिवर्स चार्जेस याद होगा ना तुमको। हाँ, तो बस वही चीज है कि रिवर्स चार्ज के बारे में आपको याद रहना चाहिए कि हाँ क्या था रिवर्स चार्जेस। तो रिवर्स चार्जेस क्या था कि जब भी गवर्नमेंट किसी भी ऐसे प्रोडक्ट्स को नोटिफाई करके रखी हुई है, सर्विस को, अगर उस प्रकार का अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को, यानी कि इनवार्ड ले रहे हैं उस चीज का, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गवर्नमेंट क्या रखी हुई, नोटिफाइड रखी हुई है, तो उस प्रोडक्ट पे क्या होगा? आपको आरसीएम चार्ज होगा, यानी कि आप ही को वो प्रोडक्ट खुद परचेज करना पड़ेगा और खुद ही गवर्नमेंट को उस पर टैक्स लेवाई करके आपको पे करना पड़ेगा, सही है। यहाँ पर आपको सामने वाले पार्टी को टैक्स नहीं देना है, किसको देना है? डायरेक्टली टू गवर्नमेंट देना है, ठीक है।
उसी तरह से अगर किसी प्रकार का सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बुथ एनी सप्लायर टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सेम केस वही चीज लिखा हुआ है वापस से। ठीक है, आगे चलते हैं अब मेन सेक्शन पे, जहां पर कि तुमको एक्चुअली अब जानना है कि ये क्या होता है एक्चुअली में कंपोजिशन स्कीम। तो आइडिया तो होगा ही कंपोजिशन स्कीम के बारे में। देखो, जनरली दो तरह के मार्केट में टैक्स पेयर है, एक है तुमको नॉर्मल टैक्स पेयर, दूसरे हैं तुमको कंपोजिशन स्कीम वाले। दो ही तरह के हैं। तो जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट लेने के लिए उनको कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ कुछ क्राइटेरिया के अंडर आना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको गवर्नमेंट पहले ही बोल के रखी कि नहीं आप ले ही नहीं सकते। तो उस तरह का कंडीशंस हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। लेकिन कंपोजिशन स्कीम के बारे में तो तुम लोग को पता होगा हल्का फुल्का, कि ये एक ऐसा स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है विथ लोअर रेट। जैसे कि पहले इसको थोड़ा ऐसे समझो कि देखो, एक कुछ लोग होता है जो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, नॉर्मल टैक्स पेयर जिसको बोलते हैं, या फिर कैजुअल बोलते हैं, कैजुअल टैक्स पेयर। और सेकंड कंपोजिशन स्कीम वाले। तो इनको नॉर्मल टैक्स पेयर वाले केस में क्या होता है कि इन लोगों को क्या करना पड़ता है, ये लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और उस पर टैक्स पे करते हैं नॉर्मल तरीका में, आरसीएम में नहीं, नॉर्मल में। और उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसका क्या लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर सेल करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, और उस पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ये टैक्स पेबल हो जाता है। लेकिन जब पेन पे करने जाते हैं तो वो इसको माइनस कर देते हैं, और जो भी अमाउंट निकल के आता है उसको वो टैक्स क्या करते हैं, पेड कर देते हैं। ये करते हैं। लेकिन जब ये लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये लोग कितना परसेंट से उस पर चार्ज कर रहे होते हैं, अभी तक हम लोग देख क्या परसेंटेज जनरली देखते हैं, 18%। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप ये स्कीम अपनाते हैं, ये वाला स्कीम, ठीक है, तो इस स्कीम में कहता है कि अगर आप ये स्कीम अपनाते हैं तो ये आपको 18% करके कलेक्ट करके ये पे करने का जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, केवल 1% कलेक्ट कीजिए। तो ये कौन से ऐसे लोग होते हैं जो इसका बेनिफिट उठाते हैं, जो छोटे व्यापारी लोग होते हैं। कहते हैं कि जो छोटा व्यापारी है वो इतना ज्यादा क्यों करे, क्योंकि देख याद होगा कि जब हम लोग के फॉर्म फिलअप का सेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें इन लोगों को 3 फॉर्म भरना पड़ रहा था। पहला GSTR 1, सेकंड था GSTR 2, तीसरा था GSTR 3, याद होगा। तो GSTR 1 क्यों फुलफिल करते हैं बताओ। आउटपुट के लिए, ऑन जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई दिया है उसके लिए हम लोग फिलफिल करते हैं। ये इनवर्ड सप्लाई के लिए, ताकि पता चल सके कि क्या आपका आईटीसी कितना है। और ये टैक्स पेमेंट के लिए, तो आपको एटलीस्ट ये दो डिटेल तो आपको पूरा तरीका से मेंटेन करना होगा कि आपने क्या क्या इनवर्ड सप्लाई लेकर के रखा है और क्या क्या आपने आउटवर्ड सप्लाई लेकर के रखा है, ये सारा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये एक छोटे व्यापारी के लिए जो छोटे लेवल पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत सारे चीजों में काम कर रहे हैं, छोटे हों लेकिन बहुत सारे चीजों में। वो बिस्किट का भी सप्लाई ले रहे हैं, मिल्क का, जैसे मान लो कि छोटा मोटा जो जनरल स्टोर होता है वो कितना सारा प्रोडक्ट का सप्लाई ले रहे हैं। तो क्या वो पॉसिबल है उनके लिए कि भाई वो पूरा का पूरा ये क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सके इन सारे चीजों को, प्रॉपर हर चीज के लिए बिल जनरेट करना। क्योंकि तुमको बताए हुए हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो आपको प्रॉपर एक बिल जनरेट करके देना पड़ता है हर कस्टमर को। तो क्या ये पॉसिबल होगा इतना कुछ करना, तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ये सबसे अगर आपको चाहिए कि भाई ठीक है इन लोगों को हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी से आपको हम वंचित कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं, और उस कंडीशंस को अभी हम लोग वही सब पढ़ेंगे। तो आप अलग एक स्कीम है जिसके अंडर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं अंडर कंपोजिशन स्कीम। और उस स्कीम में जाकर के गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ये सब कुछ नहीं करना, आप क्या कीजिए, एक नॉर्मल फॉर्म भरिए जिसका नाम है GSTR 9 है शायद, या 4 है। 4 है, जो भी है बाद में देख लेना, बता देंगे, ठीक है सर। GSTR 9 तो इन्हीं लोगों के लिए है, एनुअल रिटर्न के लिए। GSTR 4 है इनका शायद, ठीक है।
ये एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 के लिए है सर। जीएसटीआर 4 जो है ये कंपोजिशन स्कीम वाले फाइल करते हैं, ठीक है। तो बस एक इनको रिटर्न फाइल करना होता है जिसमें कि इनको क्या बताना पड़ता है कि मेरा आउटवर्ड सप्लाई कितना हुआ है, ठीक है। और वो आउटवर्ड सप्लाई पे एक परसेंटेज होता है जो बहुत छोटा होता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर 18% चार्ज होता है, वहीं पर यहाँ पर आपको मुश्किल से 1% ही चार्ज किया जाता है और बोला जाता है कि आप इस पर जो भी आपने सेल किया है ना उसका 1% आप क्या कीजिए, मुझे पे कर दीजिए, ठीक है। आपने क्या ये किया, क्या ये किया, ये किया, ये मुझे नहीं जानना है, आप कुछ नहीं कीजिए। आपका जो भी टर्नओवर हुआ है, टर्नओवर बोले तो आपका जो भी सेल हुआ है उस सेल का आप क्या कीजिए, 1% हमको पे कर दीजिए, ठीक है। तो अब बात आता है कि किस किस कंडीशंस में आपको ये चीज अप्लाई होगा, किस किस में नहीं होगा। ये सब कुछ क्या करेंगे, अंडर उसके सेक्शन पे जाएंगे और जाकर के देखेंगे कि कैसे कैसे ये चीज होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सेक्शन अप्लाई किया गया है वो है सेक्शन 10(1), 10(2) और 10(2) है। 10(1), 10(2) जो है तुमको किसके लिए किया गया है, गुड्स के लिए, और 10(2) जो सप्लाई के लिए किया गया है वो कौन से सप्लाई के लिए, सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो जब भी अगर किसी प्रकार का वो कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कोई रेफरेंस चाहिए होगा तो आप इस सेक्शंस के पर्टिकुलर्स में जाइए और देखिए कि गुड्स के लिए क्या कहता है, और इसके लिए आप सर्विस में जाइए 10(2) में, तो आप देखिए कि वो सर्विस के लिए वो क्या कहता है, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोजिशन लेवाई। तो बोलता है एन ऑप्शन फॉर ए स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर टू पे जीएसटी एट ए लेवाई लो रेट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। नॉर्मल सा सिंपल सा वही जो बात बोले अभी लिखा हुआ है कि ये एक ऑप्शन है कि इनके लिए फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर, ये एक ऑप्शन आपको दे रही है गवर्नमेंट ताकि उन लोगों के लिए जो कि क्या है, एक स्मॉल टैक्स पेयर है, क्या करने के लिए, टू पे जीएसटी एट ए वेरी लो रेट। कितना होता है, 18% था, एट ए लो रेट यानी 1% पे, ऑन दी बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के बेसिस पे, यानी कि आपका टर्नओवर अगर उतना हो रहा है तो उतना का डायरेक्ट आप 1% कीजिए और मुझे बताइए कि इतना हुआ, डायरेक्ट पे कीजिए, कहानी खत्म कीजिए, ठीक है। तो बोलता है कि ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पता चला अभी तक जितना किए, कि लो रेट ऑफ टैक्स मिलता है, हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर फॉर सच टैक्स पेयर, मतलब कि हैसल फ्री मतलब कितना होता है, मतलब बिना किसी मुश्किलात में गए हुए उन लोगों को ये टैक्स पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। सिंपल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, सिंपल कैलकुलेशन उन लोगों को करना होता है, कोई इशू नहीं है। एक 1% डायरेक्ट टर्नओवर पे चार्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी स्कीम पे ये नहीं जाना है कि हम भाई इनवार्ड, मतलब कि जो तुमको बताया था कि अगर आप इनवॉइस कैसे जनरेट कर रहे हैं, इंक्लूसिव मेथड पे, एक्सक्लूसिव मेथड पे, ये सब पे आपको जाना ही नहीं है। आप सिंपल देखिए कि इतना का सेल किया उस पर 1% चार्ज कीजिए, गवर्नमेंट को पे कीजिए, सही है। आगे देखते हैं। ए वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न, आपको बहुत ही एक एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है, ऊपर से इसमें आपको टोटल 5 ही रिटर्न फाइल करना पड़ता है, समझ गए। 5 रिटर्न बोले तो 4 आपको क्वार्टरली क्वार्टरली रिटर्न और एक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है कब, ईयर एंड में, समझ गए। जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर वाले को क्या था, हर मंथ 3 रिटर्न, हर मंथ उसको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 फाइल करना होगा हर मंथ। तो टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो 12 × 3 कितना हो गया, 36 रिटर्न। और एक रिटर्न कौन सा, उसको एनुअल फाइल करना पड़ेगा, तो टोटल 37 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को 3 मंथ पे एक रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। और एक एनुअल रिटर्न, तो कितना हो गया, 3 मंथ पे अगर एक करना है क्वार्टरली का तो 4 रिटर्न और एक 5 रिटर्न। तो सोचो कहाँ 37 रिटर्न, कहाँ 5 रिटर्न, ठीक है। तो इन लोगों को काफी ये सहूलियत मिल जाता है करने के लिए। आगे देखते हैं कंपोजिशन लेवाई प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2). अच्छा ये तो हम देख लिए कि अगर आपको, अगर गुड्स के बारे में देखना है तो आप कहाँ जाएंगे, 10(1), 10(2) में। अगर सर्विसेज के बारे में देखना है तो कहाँ जाएंगे, 10(2)(a) में, ठीक है। अब चलो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कि ये सर्विस एक्चुअली नहीं दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई हम आपको दे ही नहीं सकते हैं, ये वाले कैटेगरी को पहले हम लोग देख लेते हैं, सही है। क्योंकि पहले उन लोग को हटा ही देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशंस होगा। उन लोगों के लिए है ही नहीं, समझ गए। तो जिसके लिए है ही नहीं उनको ये जानने का भी जरूरत नहीं होगा कि भाई उस स्कीम में होता क्या है। तो पहले उन कैटेगरीज को देख लेते हैं जो कि इनको अलग रखा गया है कि आप कंपोजिशन स्कीम में आप जा ही नहीं सकते। तो वो कौन कौन लोग होते हैं, तो देखो पहला देखो, इन लोगों में गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन कोई भी पॉइंट्स, एक पॉइंट छोड़ करके कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जिसके अंदर में
सर्विसेज और गुड्स को अलग अलग दिया गया है, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड अगर आपका गुड्स में है तो सेम चीज आपको सर्विसेज में भी लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा यहाँ पे। तो कौन कौन है, तो पहला कैटेगरी देखते हैं कि मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर नॉट लायबल टू टैक्स, ठीक है। यानी कि वो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल गुड्स है, ठीक है। जो कि तुम लोग को पता है कि अल्कोहल और ये सब अगर प्रोडक्ट्स पे अगर आप कर रहे हैं तो वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं होता है। तो उस प्रकार का अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते, और जब वो जीएसटी के अंदर ही नहीं आ सकते तो वो फिर कंपोजिशन या नॉर्मल स्कीम का बात ही वहां नहीं आता है, ठीक है। तो वो कैटेगरी तो वैसे ही हट गए लोग। सप्लायर इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ये बहुत ध्यान देने का चीज है, क्योंकि इसको हम लोग लिंक करेंगे किससे, टर्नओवर से, ठीक है। तो चलो एक बार पहले अब टर्नओवर पर आते हैं, फिर देखते हैं। चाहे रुको यह इसको रहने दो, जब टर्नओवर बताएंगे तो इसको लेकर के बताएंगे। पर्सन सप्लाई एनी गुड्स और सर्विस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अगर आप ई कॉम का काम कर रहे हैं तो आप उस कैटेगरी में नहीं जा सकते। आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं वैसे ही आपको जाना पड़ेगा, आप उस कैटेगरी में नहीं जा सकते, आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करने के लिए अगर आप ई कॉम के हैं तो। मैन्युफैक्चरर ऑफ, कौन कौन से लोग, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एयर रेटेड वाटर्स, अगर इस प्रकार का अगर आप किसी प्रकार का गुड्स अगर आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आपका क्या होगा, आपको वो स्कीम में नहीं जाने को ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो ऑब्वियस है कि नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो गया, जो नॉर्मल टैक्स पेयर लोग हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा था। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर है तो क्या कंपोजिशन स्कीम में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर इस कैटेगरी में अगर आप फॉल कर जाते हैं तो वो तो नॉर्मल सा केस हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाला है कि अगर वो पर्सन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंट मतलब एनआरआई है, ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो बाहर इंडिया आना जाना करता रहता है, और यदि वो उस तरह का काम करता है, ठीक है, उस तरह का अगर कोई पर्सन इंडिया से बिलोंग कर रहा है और जो एनआरआई के कैटेगरी में आता है, तो उन लोगों को क्या किया जाता है, बोला जाता है कि आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, ठीक है। हम्म। और जनरली एनआरआई भी जो भी होगा उसके पास इतना वाइबिलिटी होगा भाई कि वो नॉर्मल टैक्स पेयर बन करके वो टैक्स पे कर सके, उसको इतना झंझट नहीं होने वाला, समझ गए। सप्लायर ऑफ सर्विस सच एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10(1), अभी सेक्शन 10(1) ये वाला पार्ट जो है यहाँ मिलता है, उसके बाद हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखें, पहला जो भी ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट जो नॉन टैक्सेबल हो, या फिर आइसक्रीम का या पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, आप उस कैटेगरी में नहीं ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो नहीं ले सकते हैं। अभी तीन चीज हम लोग यहाँ पे जाने, यानी या चार चीज, नहीं तीन चीज, ये भी जाने, एक ही कॉम वाला, चार चीज। यहाँ से हम लोग चार लोगों को जाने जो इस कैटेगरी में नहीं बिलोंग कर सकते हैं, यानी कि वो ऑप्शन नहीं अप्लाई कर सकते हैं किस चीज के लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए, उनको नॉर्मल स्कीम से ही जाना पड़ेगा, सही है, कोई इशू नहीं। तो आगे देखते हैं। अब इस पर आते हैं कि कौन कौन सा कंडीशंस उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो लोग आते हैं उस कैटेगरी में, जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं तो उनको कौन कौन सा कंडीशन फॉलो करके उसको अप्लाई, मतलब कैसे वो फिर अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। पहला तो उन लोगों को हम अलग कर दिए जो लोग इनको अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, उनके अलावा जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनको क्या कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा वो देखते हैं, सही है। तो वो देखते हैं कि पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन इज नाइदर ए टैक्सेबल पर्सन नॉट ए रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वही सेम बात यहाँ लिखा हुआ है कि वो क्या नहीं होना चाहिए। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहे हैं तो आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए और एक नॉन रेसिडेंट पर्सन नहीं होने चाहिए, ठीक है, वही सेम बात यहां लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन, सेल पे टैक्स सेक्शन अंडर, अच्छा ये वाला सेक्शन देखो थोड़ा जरूरी है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बोल रहा है आरसीएम वाले केस में। अगर अगर आप आरसीएम की कैटेगरी में होते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम का फॉलोअप नहीं मिलता। जैसे मान लो कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई हम तो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, इस पर जो टैक्स लेवाई होना चाहिए
देखो आरसीएम किस केस में अभी ना बताया, आरसीएम जो हम लोग देखे कि अभी देखे ना कि आरसीएम के केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट जब बाई करते हैं तो उस पर एक पर्टिकुलर टैक्स चार्ज होता है जो कि हम लोग गवर्नमेंट को खुद ही पे करना पड़ता है बाई के समय में। हाँ अभिषेक। हाँ तो उस केस में बोलता है कि अगर आप उस तरीका का प्रोडक्ट कोई ऐसा बाई कर रहे हैं जो कि स्पेसिफाइड कैटेगरी में आता है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिस पर कि टैक्स लेवाई नहीं होता लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि आपको उस पर टैक्स पे करना होगा, तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, उसी रेट पर टैक्स चार्ज करेंगे जिस रेट पर नॉर्मल टैक्स पेयर ही, मतलब कि आपको उस समय एक नॉर्मल टैक्स पेयर ही माना जाएगा और आपको वैसे ही टैक्स पे करना होगा। समझ गए? यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि क्या है कि हम भाई कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, मेरा तो टैक्स रेट कम होना चाहिए यहाँ, और इस पर तभी हम, तो हम इस पे क्या करेंगे, हम अपना वो बेनिफिट लेंगे, तो उनको ये बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा आरसीएम के केस में। सही है? तो दो कंडीशंस समझ गए। एक, वो क्या कैजुअल टैक्स पेयर या फिर ये नहीं होना चाहिए। सेकंड, वो जो आरसीएम में प्रोडक्ट लेगा उस पर उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है? सेकंड कंडीशन। तीसरा कंडीशन, इज नॉट इनफ इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड नेमली आइसक्रीम पान। सेम चीज वही लिखा हुआ है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करने चाहिए जो कि आप इसका बिजनेस करते हो, जो कि हम लोग इस कैटेगरी में भी यहाँ पर भी पढ़े। ठीक है? तो बोल रहा है आप यहाँ नहीं होने चाहिए। सेल मेंशन द वर्ड। अब देखो बोलता है कि जब आप ऐसा अप्लाई करेंगे और अगर आप सामने वाले को बिल दे रहे हैं लिख करके कि भाई हम आपको क्या क्या सामान दिए हैं, तो उस बिल में आप साफ मेंशन करेंगे कि हम जो है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और अलग से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। याद होगा जिस समय हम तुम लोगों को जब बिल दिखाए थे तो उसमें दिखाए थे कि आपको हर चीज मेंशन करना होगा एक्सेप्ट वो टैक्स वाला अमाउंट अलग से चार्ज किए बिना। समझ गए? हम्म। याद होगा जब हम तुम लोग को बिल पढ़ा, बिल जब बना करके दिखाए थे टोटल का टोटल बिल, तो उसमें नॉर्मल पर्सन का भी बिल बनाए थे और बिल ऑफ सप्लाई बना करके दिखाए थे जिसमें कि टैक्स वाले पार्ट को हम पूरा कट किए थे। चलो दिखा ही देते हैं फिर से एक बार। देखो यही है वो बिल, ये नॉर्मल पर्सन वाला था जिसमें हम लोग अलग से टैक्स यहाँ पर क्या करेंगे, अलग से दिखाना कंपलसरी हो जाता है उन लोगों को। यहाँ पर हम बिल बनाए थे और बताए थे कि ये टैक्सेबल पर्सन अगर आप होते हैं, नॉर्मल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो आपको बिल में ये अलग से मेंशन करके दिखाना जरूरी है कि आप कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। और इस केस में बोलता है कि आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते अलग से। समझ गए? आप दिखा भी नहीं सकते कि भाई अलग से कोई टैक्स टैक्स आपसे चार्ज किया जा रहा है। ये वाला याद होगा आप लोगों को। तो जब बिल बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में मेंशन करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, कि आप जो है क्या है, एक ऐसे पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं और आप क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? ठीक है? तो ये समझ में आया? आगे बोलता है शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एट ए प्रोमिनेंट प्लेस एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। बोलता है कि जहां पर भी आपका बिजनेस है, जैसे आप बोर्ड पे होर्डिंग वोर्डिंग लगाते हैं, वहां पर जीएसटी नंबर आपको लिखना होता है, ये सब देना होता है। ठीक है? तो उस नंबर को अगर दिखा रहे हैं या कुछ भी अगर इस तरह का मेंशन कर रहे हैं, और अगर आप सामने वाले को बिल ऑफ सप्लाई देते हैं, अगर सामने वाले को अगर आप मतलब कि अगर आप दे रहे हैं, तो आपको उस होर्डिंग पर भी लिख करके रखना होगा कि आप क्या है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है? उस बोर्ड पर आपको, अगर आप किसी प्रकार का बोर्ड अगर आप अपना डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें आप अपना टैक्स नंबर और ये सब चीज अगर मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है आप। ठीक है? तो ये सारा कंडीशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। कब? जब आप उस स्कीम में जा रहे हो, या माइंड मेकअप करके रखना पड़ेगा कि ये सारा कंडीशंस हमको पहले देख लेना है कि उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, और तभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? कुछ अदर पॉइंट्स है, पहले अब उसको देख लेते हैं कि जब आप अदर पॉइंट्स को क्या ध्यान में रखना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है नॉर्मल सा, अभी जो पढ़े कि बिल ऑफ सप्लाई
इशूड इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स इनवॉइस, जो अभी तुम लोग को दिखा है कि उसमें टैक्स वाला पार्ट अभी जो दिखा है तुम लोग को, दोनों चीज, एक बिल ऑफ सप्लाई और एक टैक्स इनवॉइस दिखा है ना अभिषेक। तो उस केस में हम लोग क्या किए, हम लोग बताइए इस चीज को, कि उसको क्या करना होगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा ना कि टैक्स इनवॉइस। पहला कंडीशन ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा बोलता है टैक्स शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। सिंपल बिल वाले में ही अभी बताया कि अलग से वो टैक्स नहीं बताएगा कि भाई इस पर हम टैक्स चार्ज करेंगे और आपसे अलग से कलेक्ट करेंगे। सही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेल्ड, ये बहुत ध्यान में रखना है कि अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेता है, जो कि तुम लोग को अभी यहाँ पर बताया कि अगर वो एक नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, तो इस कंडीशंस में अगर क्या करता है कि वो परचेज करेगा और उस पर एक आईटीसी लेगा, हम्म सेल करेगा और उसको क्या करेगा, उस पर कलेक्ट करेगा 18% और फिर आईटीसी से उसको माइनस करके फिर टैक्स पे करेगा। लेकिन बोलता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं, अगर आप नॉर्मल पर्सन नहीं रखे कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं, तो आपको क्या करना है, केवल जीएसटीआर 4 आपको सबमिट करना है, ये सब कंडीशंस में जाना ही नहीं है, जीएसटीआर 1, 2, 3। तो बोलता है जब हम आपसे ये सब ले ही नहीं रहे हैं तो हम ये सब जानना भी नहीं चाहते और इसके लिए आपको बेनिफिट भी नहीं देने वाले हैं। एक तो हम आपसे 1% चार्ज करेंगे, ऊपर से आप आईटीसी लेंगे, ऐसा नहीं ना हो सकता है। नहीं तो 10,000 गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो इस प्रोडक्ट में जाएगा तो उसको सामने वाले पार्टी को कहीं ना तो कहीं वो 18% क्या किया होगा, टैक्स पेमेंट किया होगा। लेकिन वो जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा तो वो 1% पर चार्ज करेगा, तो वो क्या दिखाएगा कि 1% हम कलेक्ट किए हैं और आईटीसी का बेनिफिट लेगा, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो बोलता है कि आईटीसी का आपको बेनिफिट ही हम नहीं देंगे, ठीक है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं तो। कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन। देखो ये थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे मान लो कि हम एक पर्सन है, हम अपना बिजनेस क्या किए हैं, तीन चार जगह जगह रखे हुए, तीन चार जगह मेरा ऑफिस है अलग अलग काम का। एक जगह हम कंसल्टेंसी सर्विस चलाते हैं, एक जगह मेरा गैराज है, एक जगह मेरा जनरल स्टोर है, एक जगह मेरा कोई सैलून है, ठीक है। चार अलग अलग, तो चारों जगह तो हम ही ऑनर है, मेरा ही पैन यूज हो रहा होगा। तो अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेरा सैलून वाला जो बिजनेस है ना, अब उसको हम कंपोजिशन स्कीम में रखेंगे और इसको हम अलग रखेंगे, ऐसा नहीं है। आपका अगर अंडर में एक पैन के अंडर एक पर्सन है तो उसको एक ही ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, यानी कि आप ये अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग पे स्कीम नहीं तैयार कर सकते हैं, समझ गए। ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन। अब यहाँ पे ऑल रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपके नाम पर, देखो सिंपल सा बताए हुए हैं कि आप और आपका बिजनेस अलग अलग होता है, समझ गए। हम्म तो उससे रिलेटेड जितना भी पर्सन एग्जिस्ट करेगा, जैसे मान लो कि कोई भी एक प्रोप्राइटरशिप एक यहाँ कर रहा है, एक दूसरे जगह, एक तीसरे जगह, चौथे जगह, तो चार पर्सन अलग अलग दिख रहा होगा एज ए प्रोप्राइटर, लेकिन चारों का पैन क्या होगा, सेम होगा। हम्म तो जब चारों का पैन सेम होगा तो बोलता है कि हम इनको अलग अलग नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे। और उस कंडीशंस में अगर आपके एक भी कंडीशंस में अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको चारों कंडीशंस में कंपोजिशन स्कीम ही रखना होगा। आप अलग के लिए अलग अलग नहीं रख सकते, समझ गए। आगे बोलता है पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर आप किसी गलत तरीका से कंपोजिशन स्कीम के अंडर आए हैं, ठीक है, मान लो कि कुछ ऐसा गलती करके, जो भी आपको रूल्स रेगुलेशन दिया गया उसको फॉलो नहीं करते हुए, जो भी कंडीशंस दिया हुआ है उसको अवॉइड करते हुए अगर आप उस स्कीम को लेते हैं, तो आपको एक बड़ा पेनाल्टी जो है आप पर चार्ज किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। तो ये सब पॉइंट देखे हम लोग। अब चलो आगे फिर से यहाँ आते हैं कि चलो भाई अब पता चल गया कि हमको क्या क्या और कैसे कैसे मतलब ध्यान में रखते हुए हमको कंपोजिशन स्कीम में जाना है, ये तो पता चल गया। हम्म क्या क्या भाई, कि हमको ये इस तरह का बिजनेस नहीं कर रहे हो जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सेकंड है कि इस वाले कंडीशंस को हम फॉलो करते हो। और तीसरा है कि इस वाले कंडीशंस को फॉलो करते हो। इस वाले कंडीशंस को, जब ये तीन कंडीशंस हम लोग को पता चल गया तो अब होता है कि चलो भाई हाँ हम प्रिपेयर्ड है क्या करने के लिए, उसमें जाने के लिए। तो जैसे ही आप प्रिपेयर्ड होते हैं जाने के लिए तो आपको बोलता है कि ठीक है अब आप क्या करेंगे, अब आप जब रजिस्टर, अब यहाँ पर दो तरह के लोग पर्सन आ सकते हैं। एक जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एक पर्सन वो होंगे जो ऑलरेडी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, और एक वो होंगे जो नए पर्सन होंगे। अभिषेक क्या कर रहा है तुम्हारे से, बहुत आवाज आ रहा है।
ठीक है, तो दो तरह के लोग होंगे इसमें। नंबर एक, जिसमें कि लोग रजिस्टर्ड पर्सन होंगे। नंबर दो, जिसमें कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आपको अब जीएसटी के अंदर जाना है। वो लोग अब सोच रहे हैं कि डायरेक्टली हम कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करें। तो वही बात बोल रहा है कि वह दोनों पर्सन क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, वैसे मतलब कि वो दोनों पर्सन को अलाउड है उसमें जाने के लिए। कैसे? तो बोलता है कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन सा है, न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी अगर करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इंटीमेशन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं उसी समय रजिस्टर कीजिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन अवेल कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे आगे कंपोजिशन स्कीम में ही क्या करेंगे, आगे टैक्स पे करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस दिन से ये अप्लाई होगा, जिस दिन से आप रजिस्टर्ड हुए उसी दिन से ये अप्लाई हो जाएगा कि भाई आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, उनके लिए जो पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनके लिए बोल रहा है कि अगर ऐसा लोग पर्सन है तो क्या करेंगे, इंटीमेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, मतलब कि आप के लिए भी एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आप जाइए जाकर के फिलअप करके बोलिए कि आज के बाद जो है हम क्या करेंगे, कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज हम तुम लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिस समय तुम लोगों को हम क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर कराएंगे तब। ठीक है, ये दोनों चीज हम तुम लोगों को वहां पे करके ऑनलाइन पे दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। उसके बाद बोलता है कि कब से होगा, तो फ्री बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इन लोगों को कब से माना जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का चीज है कि कैसे मानना है। जैसे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो गया जाके रजिस्टर्ड कराया, कब कराया, मान लो कि जून में, तो उसका कब से एप्लीकेबल हो जाएगा कि आप इसके अंडर कैटेगरी में आते हैं, जून से आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, जिस मंथ से आप कराए उस मंथ से आपका शुरू हो गया। लेकिन बोलता है कि अगर आप रजिस्टर्ड पहले से हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आएंगे, जैसे इंड ईयर के बीच में ही आ जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमको ये स्कीम दे दो तो हम यहां से शुरू करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। अगर आप करने जाते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप बिगिनिंग ऑफ द, यानी कि उस ईयर के पहले समय से, यानी 1 अप्रैल से जो है, जैसे मान लो कि अगर आप जून 2020 को अगर आप रजिस्टर्ड ऑप्ट करने जा रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन कोई है और जाके बोलता है कि हम अब कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एप्लीकेबल हो जाएगा कि आप 1 जनवरी से, यानी कि 1 तारीख से ही, 1 अप्रैल से ही आपको क्या किया जाएगा, माना जाएगा। जून के पहले जितना भी मंथ है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा उसमें कि आप क्या है, कंपोजिशन स्कीम वाले ही हैं, और वो सारा का सारा कंडीशंस जो है उस पर अप्लाई होगा। सही है, तो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से हो जाएगा। तो उसको माना जाएगा कि आप 1 अप्रैल से ही आप इसमें क्या है, अंडर कंपोजिशन स्कीम आप रजिस्टर्ड हुए हैं। 22 के। ठीक है, अब बोलता है कि अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप सब कुछ अब कर ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका टर्न ओवर किसी कारण से इस कैटेगरी से बाहर आपको कर देगा। कैसे? अगर आपका टर्न ओवर पे बस हो जाता है कि देखो, जो टैक्स एप्लीकेबल होगा किस पे होगा, टर्न ओवर पे। लेकिन बोलता है कि वो टर्न ओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब एक मैक्सिमम लिमिट आपके लिए सेट किया गया कि इस लिमिट से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको या तो पोजीशन स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा, या पहले से अगर आप उस कंडीशंस में फॉल कर रहे हो तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो क्या किया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना अलाउड नहीं होगा, आपको नॉर्मल कंडीशंस में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो थ्रेश होल्ड लिमिट जो है अलग अलग दो कैटेगरी में बांटा गया है। क्या के लिए? एक उनके लिए जो लोग कहां से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल स्टेट से, और कुछ वैसे लोग जो स्पेशल स्टेट से करते हैं। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर टोटल 11 स्टेट है। ठीक है, टोटल 11 स्टेट, जिसको कि क्या किया गया है, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट बताया गया है। ठीक है, तो वो स्पेशल कैटेगरी 11 स्टेट कौन कौन सा है, तो एक सेवन सिस्टर स्टेट तो पता ही है जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है, 7 वो हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, टोटल 11 स्टेट है जिसको बोलता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, तो बोलता है कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, इनसे। ठीक है, कौन से नहीं, इनसे नहीं, बोलता है इन लोगों को यहां पर हम एक्सक्लूड कर देंगे, कहां से, स्पेशल कैटेगरी के लिए ये से।
आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर वाले लोग अगर यहाँ से आते हैं तो उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितना रखा गया है? 75 लाख। और इनके अलावा यानी कि फॉर रिमेनिंग स्टेट्स, यानी कि ये स्टेट्स यानी कि जो भी नॉर्मल स्टेट्स है वो प्लस में आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले लोगों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है कितना? 1.5 करोड़ रुपया। ठीक है, समझ गए? उसी तरह से जब आगे बात आता है कि टर्नओवर लिमिट इन प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल, अब ये बोलता है सर्विस के केस में, ये देखो ये जो बताया गया था ये गुड्स के केस में, सर्विस के केस में भी सेम चीज दिया गया है कि अगर आपका 50 लाख रुपीज अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका उससे अबव जाता है तो आपको क्या माना जाएगा कि आप कंपोजिशन स्कीम में क्या है, नहीं जा सकते या उसको अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर दो चीज समझने का है। नंबर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि ऑलरेडी क्या है, अंदर कंपोजिशन स्कीम में है। ठीक है, और एक ऐसा पर्सन जो कि न्यूली रजिस्टर्ड करने जा रहा है। दोनों कंडीशंस होता है। तो कंडीशन नंबर एक पहले देखते हैं जिसमें वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो बोलता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में, मान लो कि 2021 में, मान लो कि अप्रैल से तुम अपना बिजनेस जो है शुरू किए और उस अप्रैल से लेकर के अभी तक तुम बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, और तुमको दिसंबर में आके पता चला कि तुम ये वाला जो लिमिट है तुम क्रॉस कर गए, यानी कि तुम्हारा 1.5 करोड़ रुपया क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को जाकर के कहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा? नॉर्मल स्कीम में, यानी कि इस कंडीशन से आपको इस कंडीशंस में आना पड़ेगा। और उस कंडीशंस में आपको कब से माना जाएगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से माना जाएगा कि आप क्या है, एक टैक्सेबल पर्सन होंगे इसके लिए। ठीक है, यानी कि आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर, आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर से मान लिया जाएगा और उसी हिसाब से आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। आप समझ गए? सेकंड कंडीशन आता है फिर कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में डायरेक्ट आना चाहते हैं और इस कैटेगरी में है तो आ ही नहीं सकते हैं, नॉर्मल सा केस है। समझ गए? तो आपको वहां पर रजिस्टर करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो। ठीक है, और सेकंड चीज क्या पता है, ये वाला तो समझ ही गए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट किसको इंक्लूड किया गया? 7 सिस्टर और प्लस यूके वाले अगर आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 75 लाख लिमिट है। अगर इन स्टेट्स के अलावा जितने लोग होंगे उनके लिए 1.5 करोड़ है। ठीक है, समझ गए? और अगर आप सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख का दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऑफ जो है पहले से बांटा हुआ है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अगर अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या फिर अदर्स में आते हैं, यानी कि सिंपल इनको छोड़ करके जो रेस्टोरेंट सर्विस में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में अगर फॉल कर रहे हैं रेस्टोरेंट सर्विस में तो आपके लिए जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो 5% होगा। वहीं पर अगर आप मैन्युफैक्चरर या अदर्स कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपके लिए क्या रेट होगा? 1% होगा। समझ गए? अगर आप गुड्स का सर्विस, अगर आप गुड्स का सप्लाई देते हैं, अगर आप सर्विस का सप्लाई दे रहे हैं तो आपके लिए 6% होगा। ठीक है, ध्यान देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1.5% CGST, 1.5% SGST या UTGST, 2.5%, 2.5%, 1.5%, 1.5%, सॉरी 1.5 करें, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5% और यहाँ 2.5. ठीक है, यहाँ पर देखो IGST कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। एक चीज ध्यान दे रहे हो ना, यहाँ पर IGST कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। समझ रहे हो? बात करते हैं क्यों और कैसे। पहले इसको नोट को देख लो। ए पर्सन ऑप टू पे अंडर सेक्शन 10(1) सप्लाई सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर 5 लाख रुपीज व्हिचएवर इज हायर। बोलता है कि जैसे मान लो कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो मैंने इस कैटेगरी में किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जिसमें से बोल दे रहा है इसको छोड़ करके, यानी कि किसी इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आप एक ऐसे पर्सन है जो मोबाइल सेलिंग करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपका शॉप है, आप मोबाइल सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको साथ में सोच रहे हैं कि भाई इसके साथ हम क्या करें, थोड़ा सर्विस भी, जैसे लोग मोबाइल बेच देते हैं फिर लोग वापस लेकर के आते हैं, उसको बना करके हम रिपेयर करके भी देते हैं। तो बोल रहा है अगर गुड्स के साथ अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बोलता है कि आपको क्या, हम क्या कहेंगे कि नहीं 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 अब आप तुरंत आ जाइए मेरे यहाँ, यानी कि नॉर्मल में चले जाइए। तो बोलता है कि नहीं, हम आपसे नहीं बोलेंगे कि आप नॉर्मल में जाइए, आप कंपोजिशन स्कीम में ही रहिए, लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिट्स होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल आजादी दे देंगे कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में अगर फॉल कर रहे हैं तो हम आपको डायरेक्टली पूरी तरह से आजादी दे देंगे। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होगा, तो पहला कंडीशन बोलता है
कि आपका जो टर्नओवर है उसका 10% आप चेक कीजिए। और सेकंड कंडीशन बोलता है 5 लाख रुपीज। मान लीजिए कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अलग से, उसको आप देखिए कि कितना हुआ रुपया, तो आप टोटल देखते हैं कि उससे मेरा जो कलेक्शन है 5 लाख रुपीज से अंडर है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन फिर चेक कीजिए कि टोटल, यानी कि आप टोटल बिजनेस का, यानी कि जो भी आप टर्नओवर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट आपको बताया जा रहा है, उस टोटल लिमिट को देखिए, आपका बिजनेस का टोटल टर्नओवर कितना है उसका 10% निकाल लीजिए। मान लीजिए कि आपका जो टर्नओवर है आया 50 लाख रुपीज ईयरली, ठीक है, उसका 10% कितना हुआ 5 लाख, 60 लाख ले लेते हैं, 60 लाख, ठीक है, तो उसका 10% कितना हुआ 6 लाख। और सेकंड कंडीशन क्या बोलता है 5 लाख, बोलता है विच एवर इज हायर। अगर ये होता है तो आप क्या कर जाएंगे, आप नॉर्मल कंडीशंस में आपको पुल अप किया जाएगा, यानी कि आपको बोला जाएगा कि आप ये छोड़ करके आप क्या कीजिए, नए कंडीशंस में आइए। तो सिंपल सा एक बात कह सकते हैं कि 50 लाख से अगर आपका टर्नओवर ऊपर जाता है इस कंडीशंस में, कहां पे, अगर इस वाले कंडीशंस में अगर आप अदर्स कैटेगरी में आते हैं और आप क्या करते हैं, अदर्स कैटेगरी में आप मैन्युफैक्चरिंग या अदर्स कैटेगरी में आते हैं और प्लस में आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप गुड्स के कैटेगरी के इस 3 सेक्शंस में से किसी एक सेक्शन में, मतलब रेस्टोरेंट को तो हटाया ही गया है, मैन्युफैक्चरिंग या अदर्स कैटेगरी में से अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, और आने के बाद भी अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गुड्स प्लस सर्विस अगर आप दे रहे हैं, तो आपके लिए बोलता है कि उस सर्विस का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कितना हो जाएगा 50 लाख। क्यों हो जाएगा 50 लाख, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी भी देखें कि 50 लाख सर्विस के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है, ध्यान दे रहे हो, ₹50 लाख प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में दिया हुआ है ये बात, ठीक है। तो बोलता है कि अगर 50 लाख से अगर आप ऊपर जा रहे हैं, यानी कि जैसे ही आप इसको क्रॉस कर जाइएगा आपका क्या हो जाएगा, वैसे ही आप इसके अंडर में आ जाइएगा। या फिर 5 लाख रुपीज टोटल अगर आप सर्विस कलेक्ट कर रहे हैं, अगर पैसे के रूप में टोटल 5 लाख रुपीज कर रहे हैं, तो दोनों में से जो हायर होगा, ठीक है, अगर उस कैटेगरी को आप एक्सीड कर जा रहे हैं तो उस कंडीशंस में आपका क्या होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा एज ए जीएसटी ऑन अ नॉर्मल टैक्स पेयर, ठीक है। समझ गया, कोई इशू नहीं, आप पूछो। देखो, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए बोल रहा है कि आप जो टैक्स पे करेंगे, जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, तो बोलता है ना कि आप 1% या 1% यहाँ, 5% या 6% यहाँ, तो उसमें से आप डिवाइड करेंगे, तो 0.5% आप किसको पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ, और 0.5% किसको करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इस कंडीशंस को हम यहाँ पर बताए, अब इसी को लेकर के यहाँ चलते हैं कि जो हम तुमको बताए थे कि अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस है सच एज ए प्रोवाइडर सेक्शन 10(1), ठीक है, जो यहाँ पर तुम लोग को हम सेक्शन यहाँ पर ये चीज दिखाए, ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और फॉल करके क्या करते हैं, उस चीज को एक्सीड कर जाते हैं, ये सारा टोटल बात वही चीज लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सीड कर जाते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट अगर आप एक्सीड कर जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स पेयर आपको ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए अगर आप जब करने जा रहे हैं बिजनेस तो इसको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और एक कंडीशंस जो छोड़े थे इसमें, कौन सा था, हाँ, इंटर स्टेट। देखो, जो तुमको अभी हम लोग बताए, हम अभी तुमको बताए थे एक चीज कि जब भी अगर आप किसी प्रकार का, यहां पर देखो कहीं पर भी आईजीएसटी चार्ज किया गया है, नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सीधा बोल देता है अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, चाहे सर्विस का हो या फिर गुड्स का, तो आपको रजिस्टर्ड, मतलब कि एज ए आप नॉर्मल टैक्स पेयर ही आपको जाना पड़ेगा, आपको ये कंपोजिशन स्कीम मिलेगा ही नहीं, समझ गए। इंटर स्टेट अगर आप सप्लाई आपका बिजनेस का है, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसमें जाना ही नहीं है, आप उस कैटेगरी से ही सीधे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है, जो पॉइंट यहां पर हम छोड़े थे, ठीक है। सेकंड चीज, जब टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है तो ऑब्वियस सा का बात है कि सब कुछ किया जाएगा, तो सब कुछ कब किया जाएगा, मान लो कि वो जब टर्नओवर, एज ए जनरल जीएसटी में जो टर्नओवर का मीनिंग बताया गया वो ये बताया गया है कि विद इन द स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द इंडिया, टोटल को एग्रीगेट करेंगे और तब देखेंगे कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या आता है, ठीक है, और उसको देखेंगे एज ए टर्नओवर। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर,
तो जैसे ही देखते हैं कि वो क्या है, एक इंटर स्टेट सप्लाई करता है, यानी कि आउट ऑफ द स्टेट सप्लाई करता है, उसको सीधे बोलेंगे कि आप इस कैटेगरी में आ ही नहीं सकते, वहां पे टर्नओवर हम देखेंगे ही नहीं। समझ गए? समझ गए? तो इसीलिए उस समय बोले थे कि जब इंटर स्टेट का बात आए तो सिंपल सा समझ लेना है कि उसको इस कंडीशंस में फॉल ही नहीं करना है, उसको कोई चीज देखना ही नहीं होगा। समझ गए? उस पर ये कंडीशन और ये सब चीज अप्लाई ही नहीं होगा। समझ गए? तो आगे देखते हैं और कुछ बचा क्या, जहां तक लगता है सारा कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा अब। इसको पढ़ ही लेते हैं जो लिखा हुआ है एज ए लॉ टर्म, जो तुमको हम अभी यहाँ पर टोटल समझा है यहाँ पे, ठीक है? वही पार्ट एज ए कंप्लीट लॉ टर्म में कैसे लिखा हुआ है, बस उसको पढ़ते हैं, देखो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो उसी को देख करके समझ लेना। ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, यहां तक क्लियर है? एक रजिस्टर्ड पर्सन जब, यानी कि जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर या अदर्स कैटेगरी में जो ऑलरेडी किस चीज में है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है? वैसे लोग जो कंपोजिशन स्कीम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इज अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज, ठीक है? एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा है, और क्या है वो, क्या कर सकता है, उसको अलाउ है सर्विस देने का। इतना तक सही है? अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, जो तुमको बताया कि रेस्टोरेंट सर्विस का अगर केस आता है तो इसको लेंगे ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग या अदर केस में अगर आता है तो, ठीक है? अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज along with supply of goods or supply of restaurant services of value not exceeding 10% of turnover, पहला कंडीशन, in the preceding financial year in the state union territory of or rupees 5 lakh whichever is higher। समझ गए? कोई इशू नहीं? पक्का? चलो हाईलाइट करके दिखाते हैं एक बार। ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम allowed to supply services, ठीक है? वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर और रुपीज 5 लाख विच एवर इज हायर। तो क्या होगा कंप्यूटर नोमेशन? देखो यहां पर एक चीज जो अभी तुम लोग को बताया कि क्या लिखा हुआ है हियर, while computing turnover in a state या यूनियन टेरिटरी इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। एक चीज यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दो कि ये चीज लिखा हुआ है कि अगर आप किसी प्रकार का ऐसा सर्विस दे रहे हैं जिसमें कि आप इंटरेस्ट जो है आप रिसीव कर रहे हो किस चीज के लिए, और किस चीज के ऊपर, लोन डिपॉजिट या एडवांस के ऊपर, ठीक है, या पे कर रहे हो, तो उस कंडीशन में उसको टर्नओवर नहीं कैलकुलेट करेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो बस वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी सारा कुछ तुमको हो चुका, कोई चीज इसमें नहीं बचा है। हाँ हो गया, कोई चीज नहीं बताना है? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं? तो चलो टाटा, बाय बाय।